Hello friends, welcome back in Sky Study and come and especially dear friends, this is the concept of lecture number 3rd. We are going to start the topic, the discussion of forest, society and colonialism. तो प्यारे स्टूडेंट्स कॉपी पेन निकालो और इस सफ़र को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ सबसे पहले समझना ये कि फॉरेस्ट और सोसाइटी क्या है और कॉलोनियलिज्म क्या है। और कॉन्सेप्ट आपके ये चैप्टर 3 है जिसमें फॉरेस्ट क्या है, सोसाइटी क्या है, पहले किसी भी चीज़ को समझना जरूरी है। ओके, एनीबडी स्टूडेंट्स कैन बी एक्सप्लेन व्हाट इज फॉरेस्ट एंड व्हाट इज सोसाइटी एंड व्हाट इज कॉलोनियलिज्म। A country which rule on another country is called colonialism. A Okay. forest is a place where all the wild animals and pet animals are live. Society is a place at which many people live. ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस एक्सप्लेनेशन। बच्चे फॉरेस्ट क्या है पहले समझना है, टर्म को फिर नोट डाउन करना है। ओके, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, इसलिए बी केयरफुल एंड अवेयर। ओके, फॉरेस्ट क्या है? एक ऐसा एरिया, एक डेफिनेट एरिया जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल प्लांट्स हैं, ट्री हैं, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? फॉरेस्ट। सर क्या कहीं पर किसी पार्क में बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्या हम उसको फॉरेस्ट बोल सकते हैं? नो, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में प्लांट्स या ट्री होते हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर। चलो फिर सोसाइटी क्या है? ऐसी सोसाइटी जो फॉरेस्ट में रह रही है या फिर ऐसी सोसाइटी जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। ओके, पहले समझेंगे फिर नोट डाउन करेंगे। ओके, और लास्ट है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म इट इज अ प्रोसेस इन विच द वन पावरफुल कंट्री विच रूल ऑन देयर स्लेव कंट्री, दिस इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। मतलब क्या है सर? जब एक बड़ा कंट्री किसी दूसरे कंट्री को गुलाम बना लेता है, स्लेव बना लेता है, उसी को बोलते हैं हम कॉलोनियलिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपनिवेशवाद। क्या? उपनिवेशवाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना जरूरी है। उपनिवेश यानी हम किसी के स्लेव, जैसे समझो, पहले नोट डाउन, कोई नहीं करेगा। जैसे ये क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब ये पूरा एक कंट्री है, बिगेस्ट कंट्री है। मान लो ये है हमारा इंडिया, श्रीलंका, यूएसए, देन कम्स टू नेक्स्ट अफ्रीका एंड चाइना। सो दीज आर कंट्री आई टॉक अबाउट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी। उस टाइम पीरियड में एक बड़ा सा कंट्री था जिसका नाम है ब्रिटेन, और वो किस पे रूल कर रहा है? पलट के कुछ कंट्रियों पर। तो ये ब्रिटेन है, और ये जो स्मॉल जो कंट्री है ना जिस पर ये ब्रिटेन क्या कर रहा है? रूल कर रहा है। तो ये कंट्री कौन है? सर स्लेव कंट्री, ठीक है। ये कौन है? स्लेव कंट्री। तो स्लेव कंट्री पर जब एक बड़ा कंट्री बहुत सारी कंट्रियों पर जब रूल करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। क्लियर है? स्मॉल कंट्री पर बड़ा कंट्री रूल करे। तो हम किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटेन की। कोई पूछे तो मत बोलना सर कॉलोनी हमारे ग्वालियर की कॉलोनी, तानसेन नगर, कांच मिल, हजीरा। नो, कॉलोनी बोले तो उपनिवेशवाद, जब बड़े बड़े कंट्री छोटे छोटे कंट्रियों पर रूल करता है, ठीक है। तो देखो ब्रिटेन कितने कंट्रियों पर रूल कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री है जिस एम्पायर का कभी सनसेट नहीं होता था। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर इंडिया में नाइट है तो अमेरिका में, यूएसए में दिन हो रहा होगा, और यूएसए में नाइट है तो फिर चाइना में दिन हो रहा होगा। कहीं ना कहीं सन राइज तो हो रहा होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लगभग 60% एरिया से भी ज़्यादा पर ब्रिटेन का कब्जा था। इट इज क्लियर माई डियर? So this is colonialism. And what is forest? The vegetation which grow without human activity, this is called vegetation, is called forest. ऐसी नेचुरल वेजिटेशन जो बिना मानव के हस्तक्षेप के उगती है, ग्रो करती है, उसी को हम जंगल या वन या फॉरेस्ट बोलते हैं। सोसाइटी क्या होती है वो समझो।
सोसाइटी इज अ वर्ड वेयर पीपल लिव इन अ ग्रुप। फैमिली की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ह्यूमन, इंसान, एंड सोसाइटी की फैमिली। एंड फैमिली में ही जो बात करते हैं उनसे सोसाइटी बनती है। सोसाइटी में भी क्या रहता है, समझो बच्चे, एक होता है सर अर्बन एरिया, व्हाट, अर्बन एरिया, सेकेंड रूरल एरिया, और थर्ड इज ट्राइबल एरिया। ओके, अर्बन एरिया, रूरल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। सर क्या है, अर्बन बोले तो शहरी जीवन, सिटी लाइफ, रूरल बोले तो विलेज, गांव का लाइफ, एंड ट्राइबल बोले तो सर ऐसे लोग जो रहते तो हमारी तरह ही ह्यूमन ही हैं बट कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, उनको बोलते हैं ट्राइबल यानी जनजातीय लोग। किसी का नाम पता है आपको, ऐसे लोग कौन से होते हैं? बंजारे। बहुत बढ़िया, व्हाट, लाएगा, यस यस यस, बंजारास। बंजारास, दीज आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड बंजारा गोज इन ग्रुप, और द ग्रुप ऑफ बंजारा इज कॉल्ड कारवा, व्हाट, कारवा। कारवां से चलते हैं मंजिल के सफ़र की ओर, तो यही है कारवां, ठीक है। एक ग्रुप में बहुत सारे लोग चलते हैं, बंजारे ट्राइबल लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट से जॉब नहीं चाहिए, एग्जामिनेशन नहीं देना है, सीबीएसई में पढ़ना नहीं है, कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन नहीं देने, इनका पर्पस क्या रहता है, ओनली ऑन फॉरेस्ट में रहना है, अपनी लाइफ को जीना है। इट इज़ क्लियर माय डियर, सोसाइटी क्लियर, फॉरेस्ट क्लियर एंड कॉलोनियलिज्म क्लियर, ठीक है। विदाउट ह्यूमन हेल्प के जो एड के ग्रुप होते हैं ना, विदाउट ह्यूमन एड ग्रो होने वाली चीज़ को बोलते हैं फॉरेस्ट। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल क्या है सर, लाइक इमेजिन फॉरेस्ट, रिवर भी है और फॉरेस्ट भी है, राइट, ओके ओके सर। फिर नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बात यह है कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसी क्या बात है, सुनो सर। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, एक बात क्लियर करना है कि इम्पीरियलिज्म का मतलब ये है कि अंग्रेजों के हम गुलाम थे, स्लेव थे, ओके, उन्होंने हम पर रूल किया, यही है इम्पीरियलिज्म, क्लियर है। अब सर ये तो ठीक है, आने का पर्पस क्या था, स्लेब जब इंडिया को बनाया, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ क्लियर कर दूँ, ये है यूनाइटेड किंगडम यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे हम, अंग्रेजों की गवर्नमेंट के गुलाम नहीं थे हम, किसके स्लेब थे, वहाँ की कंपनी के। जैसे हमारे मान लो अंबानी जी हैं, तो वो उनकी रिलायंस की कंपनी है जियो की, वो जाके किसी कंट्री को स्लेब बना ले, तो हम किसी गवर्नमेंट ने स्लेब नहीं बनाए, हम एक कंपनी ने स्लेब बनाया, उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्हीं के हम क्या थे, कॉलोनी थे, और कॉलोनी कौन थी, इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इस कॉलोनी में इन्होंने क्या किया, पर्पस को समझते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, राइट ना, ये हिंदुस्तान है। सबसे पहले यूरोपियंस आते हैं, ठीक है, और 1605 में अपनी एक फैक्ट्री सेटअप कर लेते, फिर धीरे धीरे ग्रो करते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अराइवल होता है यूरोपियन कंपनी का, वो है डच। कौन है, डच, डच पुर्तगीज, जिसमें सबसे पहले जो व्यक्ति आया था वो आया था 14 मई 1498, वास्को डी गामा। ये आता है कालीकट के पोर्ट पर। तो जो लगातार यूरोपियन कंपनी आते हैं वो हैं पुर्तगीज, डच, डेनिश, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, इतनी कंपनी आती है। यानी पुर्तगीज सबसे पहले, माफ़ कीजिएगा मैंने डच में बोला, वैसे पुर्तगीज सबसे पहले आए। और पुर्तगीज में कौन आया, वास्को डी गामा, ओके। क्यों आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ड्यूरिंग द, मसालों के लिए, बहुत बढ़िया, ड्यूरिंग द 18th and 17th century इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस, व्हाट, स्पाइस। साउथ इंडिया में बहुत मसाले होते हैं, इसलिए सभी के सभी इन्वेडर जितने भी लोग थे ना, जो फॉरेनर लोग आए थे, वो सभी के सभी अटैक कहाँ पर किया, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कम किया ब्रिटिशर्स ने।
क्योंकि वहाँ से उन्हें क्या मिलते थे, स्पाइसेस। क्या मिलते थे, स्पाइसेस, राइट। और इंडिया यहाँ क्या बोलते थे इसको, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। आप समझ सकते हो एक कंट्री 18th सेंचुरी में जो गोल्डन स्पैरो है, वर्ल्ड का इतना बड़ा वेल्दी कंट्री, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से इंपोर्ट क्या हो रहा है, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, वहाँ से बाहर से गोल्ड और सिल्वर आ रहा है, राइट। तो ऐसा कंट्री जो 18th सेंचुरी में गोल्डन स्पैरो था, सोने की चिड़िया था, जब हमारी जीडीपी कितनी थी, 23.3%। जब अंग्रेज भारत में आए तब, और जब अंग्रेज भारत से गए तब इंडिया की जीडीपी टोटल वर्ल्ड की कितनी रह गई, ओनली 3%। तो समझ सकते हो कितना लूटा है अंग्रेजों ने। क्यों लूटा? अपनों की मदद से। क्यों? क्योंकि अपने ही तो थे जो लुटवा रहे थे, इसलिए तो इस हिंदुस्तान को दर्द है। किसी ने कहा भी है कि इस दिल को दर्द अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि ये दिल दुखता कैसे है। तो सही भी है। आगे देखो, नोट डाउन कर लिया? तो इंपीरियलिज्म यानी उपनिवेशिक काल की गवर्नमेंट के ऐसी क्या ख्वाहिशें थी, क्यों इंडिया में आए? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे, पर्पस क्या थे ब्रिटिशर्स के हिंदुस्तान में आने के? ओके, क्यों आ रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो सर सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया की प्रॉब्लम्स उस कंडीशन में देखना। एक तो ये है कि इंडिया की क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर यहाँ से मिल जाएगी, तो इंडिया की बहुत सारी लेबर यहाँ से यूरोप में और कॉलोनी कंट्री में काम करने के लिए जाती थी। कौन ले जाते थे? ब्रिटिशर्स, भाड़े पर या रेंट पर। उनको थोड़ी बहुत पेजेस मिल जाता था और ले जाते थे। तो पॉपुलेशन थी। दूसरा क्या था सर, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्पस था उनका, ट्रेड एंड, चलो इसको बाद में करते, कमर्शियल क्रॉप। आप इस बात को सोचना स्टूडेंट, कमर्शियल क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप ऐसी जिनसे तुरंत पैसा मिले, जैसे कि शुगर केन एंड रबर, ओके। और कमर्शियल ऐसी क्रॉप, जूट, कॉटन, बहुत बढ़िया, जूट, कॉटन और भी ऐसी क्रॉप्स जिनकी प्राइस हाई हो, ठीक है, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। जैसे बीट, राइस हुए, इनसे क्या होगा, मिलेट्स वगैरह, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनसे सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन पैसा अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो इन्होंने क्या किया, देखो पॉलिसी इनकी, महंगी क्रॉप चाहिए तो लाइक जूट, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिगो की खेती, नील की खेती एंड ओपियम, अफीम। सर इनकी खेती करवाना शुरू किया, लेकिन बैड इसका क्या है, सेटबैक क्या था, इसकी वजह से जो लैंड है ना, उसकी फर्टिलिटी है ना, धीरे धीरे बंजर हो गई 25 ईयर तक। इससे क्या हुआ, हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तो लोग भूख से मरने लगे। तो एक इसका सेटबैक है, ड्रॉबैक समझ सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, ब्रिटिशर्स आए हैं तो करेंगे। तो ये क्या थी, कमर्शियल क्रॉप, ओके। थर्ड पॉइंट है सर ट्रेड एंड कॉमर्स। व्हाट? ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि इंडिया से उन्हें क्या करना था, ट्रेड, और ट्रेड करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में उन्हें क्या करना है, चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है, भारत से बाहर ले जाना है वर्ल्ड में। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स में किस पर फोकस किया, टेक्सटाइल, किस पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और एक बात आपको मैं बता दूं, अगर कोई पूछे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, तो बोल देना ब्रिटेन में। कब? 1750 में। सर इंडिया की वजह से, हाँ, कहीं ना, मतलब बहुत सारे कंट्रियों ने हेल्प की, एक इंडिया एक माध्यम हो सकता है उसका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी ना, वहाँ पर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए 4 पॉइंट क्या उठाया सर, ट्रांसपोर्टेशन, क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्या, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सर ट्रांसपोर्टेशन में क्या आया,
एग्जाम्पल देखिए ट्रांसपोर्टेशन के। सर रोडवेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेलवेज, व्हाट रेलवेज एक्सपेंशन इन 1853 एंड 4। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। 1853 में मुंबई टू थाड़े सबसे पहले रेल चलाई गई 34 किलोमीटर, ठीक है। ये है, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाली है। तो 1854 में, कब 1854 में कहाँ पर सर, मुंबई में क्या सेटअप हुई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो यहाँ रेलवेज और यहाँ पर 1854 में मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन की उद्योग के लिए एक फैक्ट्री सेटअप हो गई। क्यों, रेल कहाँ है, मुंबई में, वहीं पर कॉटन की फैक्ट्री। और कहाँ पर है मुंबई, समुद्र के किनारे। बात को समझो, लिंक करो, कनेक्टिविटी को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है कि 1853 में मुंबई टू थाड़े रेलवे का एक्सपेंशन करते हैं, उसी टाइम पर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं कॉटन टेक्सटाइल की। कहाँ पर, मुंबई में। रेलवे स्टार्ट कहाँ से, मुंबई से। और मुंबई कहाँ है, समुद्र के किनारे, क्योंकि सी पोर्ट से ट्रेड होता था पहले, राइट। इसीलिए मुंबई का जो पोर्ट था वहीं पर इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो हाँ, लेकिन इंडियंस को क्या लगता था उस टाइम पे कि अंग्रेज हमारा भला सोच रहे हैं, हमारे लिए रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। लेकिन उनका पर्पस क्या था, देखो जो ऑब्जेक्टिव था वो रेलवे लाइन बिछाना था। इंडियन खुश हैं, हेल्प कर रहे हैं, बट हिडन पॉलिसी जो थी, हिडन एजेंडा, वो क्या था कि यहाँ से ट्रेड को आसान करना, जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को लूट के सामान को अपने कंट्री में ले जाए, ये इनका पर्पस था। तो ट्रांसपोर्टेशन क्लियर। फिर एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ, वो ऐसा टिम्बर की वुड्स। क्या है, टिम्बर वुड्स। टिम्बर की लकड़ी बहुत महंगी आती थी, एक्सपेंसिव थी। पुष्पा मूवी देखे हो? तो उसमें जो वुड्स होती है ना, आप समझ सकते हो कि उस वुड्स की कितनी प्राइस हो सकती है, कि मतलब उस वुड्स के चक्कर में लड़ाई हो रही है, ट्रक को पटक रहा है कुएं में, वेल्स में, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन है। ऐसे ही ये टिम्बर की वुड्स थी, बहुत महंगी थी वुड, टिम्बर वुड। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को काटना शुरू किया, जिससे फॉरेस्ट क्या धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया। और लास्ट पॉइंट और समझो, वो क्या है, एक क्या है टीक और एक एंड साल। इनके जो ट्री है ना, ये बड़े बड़े ट्री हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, तो इनका यूज करते थे रेलवे के एक्सपेंशन में। क्लियर है। और एक बात और, जो प्लांट है ना टीक का और साल का, जो फॉरेस्ट टिम्बर की लकड़ी का यूज क्या होता है सर, रेलवे लाइन होती है ना, तो रेलवे की जो लाइन होती है ना, पटरी, इनके बीच में जो लकड़ी के ये कुछ लगे रहते हैं ना पाइप जैसे टाइप में, वो इसी के बनते थे, टिम्बर के। इसलिए टिम्बर को ये लोग परचेज करते थे। तो समझे, इंपीरियलिज्म में कॉलोनियल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी, इंपीरियल गवर्नमेंट की, यूनाइटेड किंगडम की। इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या मिलेगा यहाँ से सर, लेबर। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड सर, कमर्शियल क्रॉप, जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो, लाभदायक खेती, तो जूट, इंडिगो, ओपीएम की खेती की उन्होंने, नील वगैरह की। ट्रेड एंड कॉमर्स में सर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट किया इन्होंने, रेलवे रोडवेज का एक्सपेंशन किया, और टिम्बर की लकड़ी, और टीक एंड साल। और एक बात और, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या है, बहुत सारी शिप वगैरह बनानी थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, जो टीक या साल के प्लांट्स हैं ना, ट्री, उनको ग्रो किया, उनको काट काट के ले गए। और कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन में तो रेलवे रोडवेज हो गए, कम्युनिकेशन में सर स्टीम इंजन आ गया, टेलीग्राफ आ गया, स्टीम इंजन आ गया, टेलीग्राफ आ गया, और एक जो लेटर वगैरह अपन भेजते हैं टेलीग्राफ ही उसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो इनका पर्पस था। क्लियर है। क्या है टीक बेटा पेड़ है, ये प्लांट है, सॉरी ट्री है, साल का और टीक का, दो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं बहुत, साउथ इंडिया में पाए जाते हैं ये। कहाँ पर, साउथ इंडिया में। हाँ बिल्कुल, कहाँ पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में, जहाँ पर रेनफॉल हैवी होती है, बहुत लंबे लंबे होते हैं। हाँ 60 मीटर के अप्रॉक्स। ये पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे सुनो। अब ऐसा करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ सोचा तो होगा, क्या प्लानिंग की है सर? चलो देखते हैं क्या प्लानिंग की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सर। ड्यूरिंग, रिमेंबर द डेट डियर स्टूडेंट,
1864 and 1865 and 1905। 3 टाइम पे क्या होता है, यहाँ होता है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS, जो आज भी एक गवर्नमेंट की एक जॉब है UPSC में, IFS, लेकिन उसका इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, फॉरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। बट ये डिपार्टमेंट आज भी हिंदुस्तान में IFS, ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह बोलते हैं। ये कब आया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में, क्लियर। फिर एक एक्ट आया इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम 1865 में। फिर क्या आता है 1905 में, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तीनों आती हैं। ये क्या है, स्टेप्स हैं, ये किसके द्वारा ली गई हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा। और इसके लिए एक व्यक्ति आता है, ठीक है, एक इंस्पेक्टर जो इसको रूल करता है। क्या नाम है इसका, डाइट्रिच ब्रांडिज। ये व्यक्ति आता है जिसको अपॉइंट करते हैं इंडिया में फॉरेस्ट की केयर करने के लिए, ठीक है। यस 1906 ओके बेटा, 1905 और 6 के बीच में ही ये हुआ था। इट मीन्स अगर थोड़ा बहुत इधर हो जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि एक्ट पारित होना और उसको इम्प्लीमेंट होना उसका आसपास का एरिया माना जाता है। जैसे 1905 में एक्ट आया लेकिन इम्प्लीमेंट 1906 में हो गया, ओके, तो गलत नहीं है, दोनों सही हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये थी सर, ये तो ठीक है, ये आया, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया। और फॉरेस्ट को डिवाइड किस तरीके से किया गया वो भी देख लो। रिजर्व और प्रोटेक्टेड। एक फॉरेस्ट कौन से हैं, रिजर्व, कौन से हैं, रिजर्व, और एक कौन से हैं, प्रोटेक्टेड, और थर्ड है विलेजर्स, गांव के लिए या फिर अनरिजर्व बोल सकते हैं, विलेजर्स फॉरेस्ट। ये है हमारे फॉरेस्ट का डिवीजन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है ना वो अलाउ नहीं है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। और अगर यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की क्या लेना पड़ेगा आपको, परमिशन। क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। और ये क्या है, सभी के लिए, ऑल पर्सन्स के लिए, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इसका यूटिलाइज कर सकता है। ये थे रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेजर्स, यानी अनरिजर्व या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। क्लियर है। आगे देखो, फॉरेस्ट का प्रॉफिट क्या है, एक चीज़ इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट का प्रॉफिट क्या है, ऐसे क्या प्रॉफिट है फॉरेस्ट से। तो देखो, ये है हमारे फॉरेस्ट। जैसे सर फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे क्या है, मेडिसिन वगैरह हमें मिल जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं। फिर सर ट्री वगैरह मिलते हैं, और जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से ऑयली ट्री होते हैं, ठीक है, जैसे डालडा वगैरह या फिर रबर वगैरह के, जैसे रबर के प्लांट हुए आपके, प्लांट एंड ट्रीज। इसके साथ साथ में क्या रहता है बच्चों, जैसे फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े जैसे टीक हुआ या साल हुए या और भी ऐसे महेगोनी वगैरह, ये फॉरेस्ट के कुछ पेड़ जिनसे क्या है फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, राइट। और एनवायरनमेंट को क्या करते हैं सर, ये बैलेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और भी ऐसी कई स्कीम्स थी जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम पर इम्प्लीमेंट हम पर की गई। बट फॉरेस्ट के ये क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाए, राइट। ये एडवांटेज है, फ़ायदे तो बहुत हैं,
क्या प्रोटेक्ट हुआ कहीं पर? सर प्रोटेक्ट हुआ था, कब हुआ था वो देखो 1910 में। कहाँ पर हुआ था? बस्तर। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर क्या है, कुछ लोग थे, कुछ ट्राइबल, कुछ रूरल एरिया के लोग थे। इन्होंने क्या किया, इस गवर्नमेंट जो डिफॉरेस्टेशन कर रही थी ना, इसका इन्होंने विरोध किया, या फिर दे अपोज्ड द गवर्नमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। राइट, क्या बिरसा मुंडा। हाँ बिरसा मुंडा वो यही थे, मतलब इन्हीं की एक सोसाइटी वगैरह थी जो लड़ाई वगैरह होती रहती थी। और एक इंद्रावती रिवर पर भी हुआ था। इंद्रावती एक रिवर है, वहाँ पर कुछ लोग जो रहते हैं ट्राइबल वाले लोग, उन्होंने भी बहुत सारे अपोज किए गवर्नमेंट्स के। तो ऐसे करके बच्चों ये जो चैप्टर है ना वो ओवर होता है, ठीक है, लगभग कंप्लीट है, समझ रहे हो। Yes. और कुछ अब यहाँ से फ्रॉम हेयर, नॉट स्टॉप नहीं करना, फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू टेकिंग द क्लास ऑफ डाउट सेशन, डाउट सेशन, ओके। सो प्लीज स्टॉप इट। भारत माता की जय। रोको बेटा इसको।